नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से सीधे बुलेटिन, क्योंकि आज ग्राउंड जीरो का डे है, क्योंकि मतदाता बाहर निकल रहे हैं। 88 सीटों पर 13 राज्यों में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिरी 2 घंटे का वक्त बचा है। अब की बार हमने जो महसूस किया है उसमें वोटिंग परसेंटेज पहले फेज के मुकाबले में थोड़ा बेहतर नजर आ रहा है। सवाल यह है कि बढ़ा हुआ वोट क्या मोदी को मजबूत करेगा या मोदी के विरोधियों की जीत सुनिश्चित करेगा, इस पर होगी बात। लेकिन सबसे पहले आखिरी 2 घंटे बचे हैं। अगर आपने वोट नहीं दिया है तो वोट देने जाइए, वोट कीजिए, मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। इस वक्त मैं इस वक्त मैं मेरठ के इलाके में हूं और मेरठ में यहां मतदान की गति हमने देखी है। जिस हापुड़ पोलिंग बूथ पर मैं मौजूद हूं, यहां भी दोपहर 2 बजे से लगातार वोटर्स का सिलसिला जारी है। कतार भले ही ना हो, लेकिन वोटर पहुंच रहे हैं। वोटर्स का मूड क्या है और जब आ रहे हैं तो किस मुद्दे पर बात करने की, किस मुद्दे पर वो वोट कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा दिलचस्प मामला है। इन 88 सीटों में 13 राज्य शामिल हैं। 13 राज्य राजस्थान, यूपी, बिहार, बंगाल, और अभी तक के वोटिंग प्रतिशत के आंकड़े बता रहे हैं कि बंगाल में आंकड़ा 50% तक पहुंच चुका है, तो झारखंड में वोटिंग परसेंटेज 56% रहा। इतना ही नहीं, यूपी में ये वोटिंग परसेंटेज 40% के आसपास रहा है, जो कि 2019 के मुकाबले थोड़ा कम नजर आ रहा है, लेकिन पहले फेज के मुकाबले कहीं ज्यादा देखा है। अब अनुमान ये लगा रहा है कि ये 6 बजे तक कितने फीसदी टच करेगा, उस पर सबकी निगाहें होंगी, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज को भी सेफोलॉजिस्ट मानते हैं कि वोटिंग परसेंटेज भी इशारा करता है। माना जाता है कि वोटर अगर अधिक संख्या में आए तो वो सरकार पलटने के लिए वोट करते हैं, और वोटर अगर कम संख्या में आए तो उसे वोटर की उदासीनता मानी जाती है। यानी वोटिंग परसेंटेज में भी बहुत कुछ संकेत होते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बागपत से कुमार सोनू इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बागपत वो इलाका जो आरएलडी के साथ गठबंधन में आरएलडी के उम्मीदवार को उतारा गया, जो आरएलडी अभी तक बीजेपी का विरोध करती आई, जयंत चौधरी हेमा मालिनी के साथ चुनाव प्रचार करते हुए भी दिखाई दी। सोनू, अमरोहा में क्या तस्वीर नजर आ रही है? क्या आरएलडी और बीजेपी मिलने से, दिल मिलने और वोट मिलने की तस्वीर नजर आ रही है? देखिए पवन, एक बात समझ लीजिए कि जो आरएलडी का गठबंधन हुआ बीजेपी के साथ और एनडीए का हिस्सा बनी आरएलडी, उससे आरएलडी को एक पुनर्जन्म मिल गया। क्योंकि अगर आरएलडी इस बार एनडीए में शामिल नहीं होती तो शायद उस पार्टी का वर्चस्व ही नहीं बचता। लेकिन अब क्योंकि वो एनडीए का पार्ट है तो ऐसे में आरएलडी को बड़ा फायदा होता दिख रहा है। खासतौर पर मैं बागपत में, जो कि चौधरी चरण सिंह की सीट है, उसके बाद अजीत सिंह यहां से चुनाव लड़े। चौधरी चरण सिंह बागपत की जो लोकसभा सीट है वहीं से एक छपरोली विधानसभा है, वहां से विधायक भी रहे, आजादी से पहले भी वो विधायक रहे। तो एक पारंपरिक सीट है चौधरी चरण सिंह के परिवार की ये, और खासतौर पर जाटों का दबदबा रहा है, यहाँ किसानों का दबदबा रहा। और वो सिटिंग सीट पर जहां पर 2 टाइम से जो है बीजेपी के सांसद थे सत्यपाल सिंह, और आरएलडी से गठबंधन होने के बाद बीजेपी ने ये सीट आरएलडी के खाते में डाल दी, जिसके बाद आरएलडी ने राजकुमार सांगवान, जो कि एक ग्राउंड लेवल के वर्कर हैं, उनको यहां पर टिकट दिया। तो जो मेरा आंकलन कह रहा है, जो वोटर से मैंने बात की, सुबह से मैं तमाम इलाकों में, तमाम पोलिंग बूथ पर घूम रहा हूं, तो आप ये मान के चलिए तकरीबन 70,000 के लीडिंग से वो जीत रहे हैं। क्योंकि आरएलडी जब से एनडीए का पार्ट हुई तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि आरएलडी को नुकसान होगा, जो किसान है और जो जाट है, दोनों को फायदा दिख रहा है। कुमार सोनू, आपके पीछे हमें कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, हाँ, नाराज हो सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। वो मतदान कर रहे हैं किस बात पर, किन मुद्दों के साथ?
देखिए बिल्कुल कुछ मतदाताओं से बात करने की हम कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर उनका मूड क्या है, उनके मुद्दे क्या हैं और क्या वो सोचकर इस बार चुनावी मैदान में यहां पर आए हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से मुद्दों की अगर हम बात करें पवन, तो विकास का मुद्दा बड़ा जरूरी है, खासतौर पर यूपी में लॉ एंड ऑर्डर जैसा मुद्दा जो है बेहद जरूरी है। कुछ हालांकि मतदाताओं की लाइनें तो नहीं है, कतारें तो नहीं है, कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? साइना। क्या मुद्दे आपके जहन में हैं? इस बार क्या लग रहा है कि किसकी लहर चल रही है? जी, वोट डाल दिया है आपने? मेरी उधर है, इंटर कॉलेज के पास। अच्छा, इंटर कॉलेज में है। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ और भी महिलाएं हैं पवन, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो ये देखिए कुमार सोनू बात कर रहे हैं, आपने वहां बागपत की बात सुनी, अब अलीगढ़ चलने की बारी है। अलीगढ़ में मेरे सहयोगी मनीष प्रसाद मौजूद हैं। मनीष, अलीगढ़ से बीजेपी ने उम्मीदवार को रिपीट किया, तीसरी बार मैदान में उतारा है। अलीगढ़ की जनता क्या बात कर रही है, जरा बात कीजिए, टटोलिए मन कि वो कौन सा मुद्दा है जिस पर आखिर में वोट दब रहा है। तो आप मनीष तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, आपको सीधा बिहार लेकर चलते हैं। बिहार में भी आज 5 सीटों पर वोटिंग हो रही है, लेकिन सबसे दिलचस्प सीट है पूर्णिया। वो पप्पू यादव जो टिकट के लिए कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन गठबंधन में वो सीट आरजेडी को मिली और आरजेडी के तेजस्वी यादव कहते हैं एनडीए और इंडिया में से चुन लेना, वोट व्यर्थ मत करना। नीतीश जी, जमीन पर क्या स्थिति आ रही है? तेजस्वी के इस बयान के बाद पप्पू यादव का सिलसिला आगे बढ़ा या रुका? देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ तौर पर दिखी कि पप्पू यादव ने यहाँ कड़ी टक्कर दी है, मजबूती से चुनाव लड़ते नजर आए मुझे। हालांकि पप्पू खुद पास होंगे या किसी के फेल होने की वजह बनेंगे ये तो मैं अभी नहीं कह सकता, ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन ये मोटे तौर पर दिखा कि हाल के दिनों में पूर्णिया की चर्चा बार बार आपको जिस तरह से सुनने को मिली, जो विवाद आए, तेजस्वी बना पप्पू की लड़ाई दिखी, उसका असर दिखाई दिया और पप्पू यादव यहाँ मजबूती से चुनाव लड़ते नजर आए हैं। और दिन से सुबह से मैं देख रहा हूं कि मतदान केंद्रों पर लंबी कतार थी, दोपहर में कुछ कम लोग निकले, लेकिन अब जो वोटिंग परसेंटेज है वो मोटे तौर पर एक अच्छा प्रतिशत कहा जा सकता है। हमारे साथ महिला वोटर भी हैं। ये बताइए कि पूर्णिया की लड़ाई पर सबकी नज़र थी, महिलाओं के मन में क्या था, मुद्दे क्या थे जो सोचकर आप यहाँ आई? मुद्दे तो जो समस्याएं हैं यहाँ की, उनका हल जल्दी जल्दी निकले और जो नेता हो वो बढ़ चढ़ कर आगे आए सामाजिक कार्यों में। और 5 सालों में देश में कैसा काम? अपने अपना दृष्टिकोण है। अगर कोई मोदी जी को पसंद करता है तो उसके लिए सब कुछ अच्छा है, अगर कोई नहीं पसंद करता तो बहुत सारी कंप्लेंट। आपको क्या लग रहा है, किससे उम्मीद है 5 सालों में देश को आगे कौन ले जाएगा? नहीं, वो तो कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का हमारा मामला जो है वो थोड़ा अलग किस्म का हो सकता है। लोकल मुद्दे, यहाँ लोकल कैंडिडेट, अभी यह हो सकता है कि पप्पू यादव को चांस मिलना ही चाहिए इस बार, उनके लिए है। अब देखते हैं ऊपर वाला क्या चाहता है। लग रहा है पप्पू कड़ी टक्कर यहाँ दे रहे हैं। हाँ, किसी का खेल बिगाड़ेंगे या खुद अपना भी खेल बनाएंगे? अब ये तो ऊपर वाला जाने क्या चाहेंगे, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि वो इस बार जीतें, क्योंकि पहले भी वो संतोष जी भी हैं, 2 बार तो बन चुके हैं, तो इस बार इनको एक बार चांस मिलना चाहिए। चुनाव में कई वादे, गारंटी की बात आपने सुनी होगी, मोदी की गारंटी, राहुल गांधी के वादे 1 लाख साल में, वो तो बहुत सारे होते हैं वादे गारंटी, लेकिन यह है जो समाज में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, कहीं कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ आग लगी की घटनाएं हो गई, यहाँ गरीबों के साथ बहुत कुछ रहा है, तो बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ना। अभी तो इधर देख रहे हैं कि पप्पू यादव बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे थे। तो ये रॉबिन हुड की जो एक इमेज है पप्पू यादव की, लोगों से मिलजुल कर रहना, हर जगह मौके पर तुरंत पहुंच जाना, कोविड का वक्त हो या कुछ भी हो, तो ये बातें ज़रूर पप्पू यादव को यहाँ साथ देती नज़र आ रही हैं। लेकिन ये देखना होगा कि ये आगे चुनाव के नतीजे तक उनको कहाँ तक ले जाती हैं। तो निश्चित रूप से पूर्णिया के नतीजे पर सबकी नज़र रहेगी। पवन? बिल्कुल, पूर्णिया के नतीजे पर नजर रहेगी और नजर रहेगी कि पप्पू यादव कैसा परफॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट बेहद महत्वपूर्ण है। यहां पर अशोक चव्हाण का प्रभाव माना जाता है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए हैं और
यहां नांदेड़ से प्रत्याशी के लिए लगातार प्रचार करते रहे। दिनेश मौर्य मेरे सहयोगी इस वक्त नांदेड़ से जुड़े हुए हैं। दिनेश, अशोक चौहान के लिए साख की लड़ाई मान सकते हैं इस नांदेड़ को, और क्या तस्वीर आपको नजर आई? फैल जाएगी थोड़ा के बीच भले ही हो, लेकिन सही मायनों में अशोक चौहान की प्रतिष्ठा वो प्रचार कर रहे तो उनका पूरा परिवार। तो दिनेश मौर्य तक पहुंचने की हम कोशिश करेंगे। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल प्रतिष्ठा की बात है, नांदेड़ सीट देख लगातार वहां से अपील करते हुए नजर आए थे। जी तो फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन उन्होंने जरूर बता दिया है कि प्रतिष्ठा की बात है अशोक चौहान के लिए। और हमने भी देखा था कि चुनाव प्रचार में अशोक चौहान किस तरीके से अपील करते हुए नजर आए थे, और आज कहा था कि नांदेड़ के लोगों के साथ मेरा एक अलग रिश्ता है, और रिश्ते की दुहाई देते हुए नजर आए। अब आपको अलीगढ़ लेके चलते हैं। अलीगढ़ मेरे सहयोगी मनीष प्रसाद हैं, उनके साथ कुछ लोग मौजूद हैं। अलीगढ़ के लोगों के क्या मुद्दे हैं, खास पर तब जब बगल में एयरपोर्ट बना हो, डिफेंस कॉरिडोर बना हो, और एक बड़ी बात मोदी और योगी लगातार जहां प्रचार कर रहे हो। देखिए, पहले तो समझ लीजिए समीकरण, और अभी तक 44.08% वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर रहा है। और चाहे डिफेंस कॉरिडोर की बात हो या एयरपोर्ट की बात हो, लेकिन यहाँ पर स्थानीय मुद्दे और साथ में प्रधानमंत्री की जो गारंटी है वो कितनी कामयाब यहाँ पर है, यहाँ पर बात करने के लिए यहाँ के स्थानीय लोग। आप सबने वोट दे दिया अभी तक? जी वोट दे दिया। क्या नाम है आपका? इंद्रमणि पाठक। क्या किन मुद्दों के आधार पर आप वोट देने आए थे और इसकी गारंटी मजबूत दिखाई दे रही है? यहाँ पर जो मुद्दे हैं, एक तो मोदी जी की गारंटी है, योगी जी की सुरक्षा है, और देश में राम मंदिर का निर्माण है, जो राष्ट्रीय स्वाभिमान का ही मुद्दा है यहाँ पर। बाकी तो जितना विकास इस शासन में हुआ है पिछले 10 वर्ष में, पिछले 55 वर्षों में किसी भी सरकार ने नहीं किया। आपका क्या नाम? रुपेश पाठक। किसकी गारंटी मजबूत दिखाई दे रही है आपको? देखिए, इस वक्त जो हमारे ज़िले की बात है, लोकसभा की बात की जाए तो इस वक्त जनता बदलाव मांग रही है, क्योंकि पिछले 10 साल से जनता ने त्राहिमाम किया है, और बड़ा बुरे हालातों में युवाओं का ना तो रोज़गार मिला, किसी को कोई सुविधा नहीं मिली, जिस वजह से बदलाव इस वक्त है। तो इस वक्त जो है हम लोग भी बदलाव देखना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम शुभम शर्मा है। जी सर मैं यही कहना चाहूँगा कि अलीगढ़ का जो चुनाव हुआ है, राष्ट्रीय से ज़्यादा इस समय लोकलाइज हुआ है यहाँ पे चुनाव। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सांसद से लोगों की नाराज़गी है, जो उनका जो बीच में ना आना, लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक ये है कि वो अपना सांसद चाहते हैं जो 5 साल में कहीं ना कहीं एक बार तो उनके पास आके उनसे पूछ ले कि आपको आखिर समस्या क्या है। आपका क्या नाम है? पवन बजाज। बजाज साहब, गारंटी किसकी मजबूत है? देखिए, एयरपोर्ट यहाँ पर आया, साथ में डिफेंस कॉरिडोर की बात की जा रही है। डिफेंस कॉरिडोर हुआ या विकास हुआ या अलीगढ़ ज़िले की चारों तरफ की सड़कें हुई और हमारे पास हाईवे हुए, इतना डेवलपमेंट आज तक शायद 25 सालों में जो पिछले कांग्रेस का राज रहा उसमें नहीं हुआ। कहीं उससे ज़्यादा आज हमें डेवलपमेंट दिखता है, शहर बहुत चमन दिखता है, शांति प्रिय होता है, दंगा रहित रहता है, महिलाओं की सुरक्षा आपके साथ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम सैनानी है। आप युवा सोच के साथ हैं, जनरेशन जी कहते हैं। जब वोट डालने आए क्या सोच कर आए और अब क्या लग रहा है आपको? मैं जो वोट डाला है वो बदलाव के लिए डाला है। मैं ये चाहता हूँ कि क्या कहते हैं, जितनी मोदी जी ने जो 2 करोड़ जॉब के लिए जो बोला था वो अभी तक नहीं दे पाए हैं, तो मैं चाहता हूँ ये सरकार बदले और इंडिया की सरकार आए। आपका क्या नाम? मेरा नाम विक्रमादित्य है। बताइए। किसकी गारंटी मजबूत दिखाई दे रही है? देखिए, राष्ट्र हित में निश्चित तौर पर मोदी की गारंटी है, योगी की गारंटी है, महिलाओं की सुरक्षा है। कई सारे ऐसे, अभी आप डिफेंस कॉरिडोर की बात कर रहे थे, नेचुरली आप नोएडा सेक्टर में जहाँ एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, बहुत सारी चीज़ लोग कह रहे हैं बेरोजगार नहीं है, लेकिन अगर वहाँ देखें तो कितने लोगों को रोजगार मिला है, शायद वहाँ जाकर तो देखा आपने किस तरीके से अलीगढ़ के वोटर अपने मुद्दे गिना रहे हैं, जागरूक मतदाता है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे हैं। अब आपको राजस्थान लेकर चलते हैं। राजस्थान के कोटा में बेहद दिलचस्प मुकाबला है। ओम बिरला मैदान में है और उनके सामने बीजेपी से कांग्रेस में आए उम्मीदवार हैं।
हमारे सहयोगी अविनाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, कोटा में कौन कौन से मुद्दों पर वोटर वोट कर रहे हैं, आपकी बात हुई, क्या बता रहे हैं? जी देखिए पवन, अगर बात करें तो काफी दिलचस्प है कोटा में मामला। यहाँ पे वोटर्स की जो सबसे बड़ी शिकायत है कि अभी तक यहाँ एयरपोर्ट नहीं बना। इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा लोग शिकायत कर रहे हैं और इस चीज को ओम बिरला खुद भी मानते हैं और वो कह रहे हैं कि अब मैं प्रयास करूंगा कि यहाँ पे एयरपोर्ट बने। और दूसरी जो सबसे ज्यादा शिकायत है वो ये है कि यहाँ पे कोचिंग उद्योग तो है लेकिन उसके अलावा कोई अन्य उद्योग नहीं है, यानी कि कोचिंग हब बन गया है लेकिन कोई उद्योग नहीं जिससे कि रोजगार प्राप्त हो सके। सुबह 11 बजे तक यहाँ के काफी उत्साह देखा गया वोटिंग में, लेकिन अब पोलिंग बूथ पे अमूमन ऐसे ही 1 या 2 करके तमाम सारे जो वोटर्स हैं वो आ रहे हैं। लाइन देखने को नहीं मिल रही क्योंकि कोटा में मौसम भी काफी तेजी से बदला और 11 बजे के बाद काफी तेज आंधी के साथ यहाँ पे बरसात भी हुई, लेकिन अब मौसम ठीक हुआ है। लेकिन वोटर्स जो हैं वो अभी कम संख्या में निकल रहे हैं। काफी कम वोटर्स यहाँ पे आ रहे हैं, 1-1 करके या 2-2 करके ही आ रहे हैं जो यहाँ पे वोट डालने के लिए आ रहे हैं। अन्यथा जितने भी पोलिंग स्टेशन आप कोटा लोकसभा क्षेत्र में देखेंगे वहां पे अब उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है वोटिंग को लेकर। तो यही कारण है कि ज्यादा परसेंटेज में टर्नआउट भी नहीं हुआ। वोटिंग परसेंटेज जो है 3 बजे तक का वो 43% ही है। और देखिए ये 2 वोटर है यहाँ पे जो वोट डालने जा रहे हैं, ये अगर निकल के आते हैं तो इनसे हम बातचीत करेंगे। हालांकि अभी एक वोटर और रही हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो तमाम वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं अभी अपने घरों में हैं, वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। 11 बजे तक उत्साह देखा गया लेकिन 11 बजे के बाद अमूमन जिस तरीके से राजस्थान में वोटिंग परसेंटेज 2019 में रहा है उस तरीके से देखने को नहीं मिल रहा है। एक वोटर से इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं, पूछ लेते हैं क्या है इनके मुद्दे। मैम क्या नाम है आपका? गायत्री प्रजापति। क्या इश्यूज हैं आपके, क्या मुद्दे सोच के आई हैं आप वोट करने के लिए? सर बारे में कुछ नहीं। कोटा में आपने कोई विकास देखा है 5 सालों में, पिछले 5 से 10 सालों में? हाँ, हो ही रहा है। कौन सबसे ज्यादा पसंद है आपको नेताओं में अगर बात करें? ये कोटा के वोटर्स हैं। ऐसे ही पोलिंग बूथ में अगर बात करें तो 1 या 2 वोटर्स जो हैं वही देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, अन्यथा सारे पोलिंग स्टेशन पे ऐसे ही आपको वोटर्स नजर। अविनाश, राजस्थान की लू में वोटर ना निकले दोपहर में ये समझा जा सकता है, देखना होगा कि देर शाम कितने निकलते हैं। आपने सुबह से वोटरों से बात की, कोटा के वोटर्स के मुद्दे आपको क्या नजर आए? देखिए अगर बात करें तो कोटर्स के जो वोटर्स हैं, वो कोटा के जो वोटर्स हैं उनकी जो सबसे बड़ी शिकायत है वो ये है कि यहाँ पे एयरपोर्ट का ना होना। बड़ी मात्रा में लोगों ने ये शिकायत की कि उनको जयपुर से उतर के यहाँ पे आना पड़ता है और काफी ज्यादा वक्त लग जाता है और लंबे समय से ये मांग है कि यहाँ पे होना चाहिए था, एयरपोर्ट होना चाहिए था। वोटर्स और भी आ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। दादी क्या नाम है? आप वोटर ले आई हैं, क्या नाम है आपका? ठीक है, ये बात करने से मना कर रही हैं, एक बार फिर से कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सावित्री। आप वोट डालने आई हैं? समझा जा सकता है। अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन वोटर जिस तरीके से एयरपोर्ट मांग रहे हैं, संकेत है कि हाई प्रोफाइल सीट पर हाई प्रोफाइल डिमांड। अब आपको अमरोहा से तस्वीरें दिखाते हैं। क्रिकेटर मोहम्मद शमी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें बाकी लोगों के लिए भी काम करेंगी मोटिवेशन का, क्योंकि क्रिकेटर हैं, अमरोहा से वोटर हैं और आइडल हैं। क्रिकेटर्स की लोग बात सुनते हैं, मानते हैं। तो इन तस्वीरों को देखिए किस तरीके से मोहम्मद शामी वोट देने के लिए यहां अमरोहा में पहुंचे हैं। क्रिकेटर मोहम्मद शामी यहां अमरोहा में वोट देने के लिए पहुंचे हैं। लगातार वोट डालने की अलग अलग सेलिब्रिटीज आपको अपील करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आज अपील नहीं, सेलिब्रिटी को वोट डालते हुए देखिए। और ये भी अगर मोटिवेट नहीं कर पाए तो फिर क्या ही कर पाएगा। अपने बिजी शेड्यूल में से अमरोहा पहुंचे हैं वोट डालने के लिए, क्योंकि मोहम्मद शमी जानते हैं कि एक वोट की कीमत क्या है और नागरिक के तौर पर यह आपका अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी। मोहम्मद शमी यहाँ वोट डालने के लिए पहुंचे। मतदान के बारे में एक ही चीज भाई, आईडी दबरी मेरी, आपका मतदान आपका करने का हक है, आपको आपकी पसंद की सरकार चुनने का हक है। तो प्लीज एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आप अपना वोट डालें, अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दें, अपनी सरकार बनाएं। किन मुद्दों को लेकर सर आपने वोट किया है? यार मुद्दे हमेशा सही ही हैं, सबके हित में होते हैं हमेशा कि आप एक अच्छे कॉलेज बनवाएं, आप अच्छे हॉस्पिटल बनवाएं, स्पोर्ट्स होनी चाहिए, प्रोग्रेस होनी चाहिए, यही सब मुद्दे होते हैं और तो कोई नया मुद्दा है नहीं यहाँ पे। सर मोदी जी ने कई बार मंच से तारीफ की है, आपकी इस पे क्या कहेंगे? करते रहते हैं, तो क्या बात
क्या लगता है कि इस बार वो वोट किधर कर दिया सर? देखिए, ये मेरे लिए गर्व की बात है कि अगर पीएम आपके लिए कुछ दो वर्ड बोलते हैं, वो मैं उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मेरा नाम लिया है और मेरे घर में आके भी लिया उन्होंने, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और जहाँ तक वोट की बात है, ये आपका अधिकार है, आप किसी को बताने के हकदार नहीं है कि आपको पूछने के हकदार नहीं है किसको वोट। सर, देश विदेश में जिसका ढोलक का अमरोहा का डंका बजता है, मोहम्मद शमी के नाम का ही बज रहा है। तो देखा आपने किस तरह वोट आपका अधिकार है, इस्तेमाल करें। फिलहाल आप हर बूथ से हमारे सहयोगियों के साथ ये रिपोर्ट देख रहे थे। मनीष, आपका शुक्रिया। दिनेश मौर्य, आपका भी शुक्रिया। कुमार सोनू, आपका भी शुक्रिया। और अविनाश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।